स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। नमस्कार दोस्तों रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी फटकार लगाई है आसाम सरकार को और कहा है कि जो इलीगल फॉरेनर्स हैं जिनको डिटेंशन कैंप में रखा हुआ है उनको आप डिपोर्ट क्यों नहीं कर रहे हो, आप उनके देश वापस क्यों नहीं भेज रहे हो। ये खबर आप देख सकते हैं वेटिंग फॉर मुहूर्त। अक्सर हम कहते हैं ना कि मुहूर्त का इंतजार कर रहे हो क्या, तो वो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है एंड इट पुल्स अप आसाम गवर्नमेंट फॉर नॉट डिपोर्टिंग पर्संस डिक्लेयर्ड एज फॉरेनर्स। तो थोड़ा सा इसको देखेंगे पूरा मामला है क्या, और साथ ही साथ ये जो डिपोर्टेशन है वो क्या प्रोसेस से होता है। मतलब अगर मान लो कोई इलीगल फॉरेनर है भारत के अंदर, तो अगर उसको डिपोर्ट करना है, कोई बांग्लादेश से आया हुआ है उसको वापस भेजना है, तो वो प्रोसेस क्या होता है, क्या वो इतना सरल है, आसान है, तो वो सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले आप सबको बता दूं स्टडी IQ ने लॉन्च किया है संपूर्ण बैच जो कि स्टार्ट हो रहा है सिर्फ 9999 में। मतलब अब अगर आप यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं तो बहुत कम प्राइस से भी स्टार्ट कर सकते हैं। इसमें 3 कैटेगरीज हैं, जो भी आपको लेना है कमेंट सेक्शन में लिंक दिए हुए हैं, और डोंट फॉरगेट टू यूज दिस कोड अंकित लाइव ताकि आप मैक्सिमम जो डिस्काउंट है वो ले सकें। और इसके अलावा अगर आप MCQs अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जाइए, वहां पर स्टोरीज में जितने भी MCQs हैं उसको भी आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले ये देखते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। जैसा कि मैं आपको कह रहा था कि सुप्रीम कोर्ट ने आसाम सरकार को फटकारा है और कहा है कि आखिरकार कब तक यहां पर आप देरी करेंगे। मतलब जिन इंडिविजुअल्स को ऑलरेडी फॉरेनर्स डिक्लेयर किया हुआ है, जो इलीगल तरीके से भारत में हैं, उनको आपको डिपोर्ट करना चाहिए। आप इंतजार किस चीज का कर रहे हैं, इवन विदाउट एन एड्रेस। जैसे होता क्या है ना कि यहां पर अगर मान लो कोई इलीगल फॉरेनर है भारत में, तो उससे जानने की कोशिश की जाती है कि वो कौन से देश से आया है और उसका एग्जैक्ट एड्रेस क्या है। मतलब बांग्लादेश में वो कहां पर रहता था, उसका एड्रेस क्या है, पता क्या है। तो यहां पर भारत सरकार ये कह रही है या फिर आसाम सरकार ये कह रही है कि हमें उसके एड्रेस का पता नहीं। तो सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि भले ही आपके पास एड्रेस ना हो, अगर आपको पता है कि वो इस पर्टिकुलर कंट्री से आया है तो आपको सिंपली भेज देना चाहिए, क्योंकि आपने उसको इलीगल फॉरेनर डिक्लेयर कर रखा है। देन हाउ कैन यू वेट टिल देयर एड्रेस इज रिसीव्ड, इट इज फॉर द अदर कंट्री टू डिसाइड। मतलब आपको तो सिर्फ सौंप देना है बांग्लादेश को या फिर किसी और देश को जहां से वो आया है, और फिर वो देश की सरकार देखेगी कि आखिरकार उसका करना क्या है। अच्छा, मैं आपको बता दूं ये पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा था, जिसमें 270 जो इनमेट्स हैं मटिया ट्रांजिट कैंप में, उसमें से 63 को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सवाल उठाया कि ये जो 63 पीपल हैं उनको आप डिपोर्ट क्यों नहीं कर रहे हो। अच्छा, मैं आपको एक चीज बता दूं, ये जो मटिया ट्रांजिट कैंप है वो आपको आसाम में देखने को मिलेगा। ये आप देख सकते हो, ये आसाम, यहाँ पर गुवाहाटी है एक्चुअली, उसके ईस्टर्न साइड में, मतलब सॉरी वेस्टर्न साइड में इधर अगर आप जाओगे तो यहाँ पर है मटिया कैंप। और ये कैंप एक्चुअली आपको देखने को मिलेगा गोलपारा डिस्ट्रिक्ट में। ये जो पिक्चर आप देख रहे हो ना ऊपर, इसको रिसेंटली 2 साल पहले खोला गया था, और एक्चुअली इसको पहले डिटेंशन सेंटर कहा जाता था, लेकिन इसका नाम चेंज करके ट्रांजिट कैंप कर दिया गया ह्यूमैनिटेरियन टच देने के लिए। तो ये जो कैंप है वो आपको आसाम में देखने को मिलता है, जिसमें 270 पर्सन्स जो हैं वो डिटेन किए हुए हैं, वो वहां पर रखे हुए हैं, जिसमें से 63 को लेकर सवाल उठ रहा था। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप इन 63 इलीगल फॉरेनर्स को बाहर भेजिए, उनके देश वापस भेजिए। वैसे मैं आपको बता दूं, दिसंबर में ही सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट गवर्नमेंट को टाइम दिया था एफिडेविट फाइल करने के लिए कि ये जो 270 इंडिविजुअल्स हैं इस कैंप के अंदर, उनका आप क्या कर रहे हो, उनका स्टेटस क्या है, उसको लेकर जवाब देना था। तो अभी जस्ट इसी हफ्ते की बात है, यहां पर जो सुप्रीम कोर्ट है उसने फटकार लगाया और कहा कि ये जो 63 इंडिविजुअल्स जिसको ऑलरेडी फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल्स के द्वारा बोला गया है कि ये इलीगल हैं, और एक्चुअली आसाम सरकार ये कह रही थी कि हमें इनके एड्रेस का पता नहीं है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने फिर भी कहा है कि भले ही आपको एड्रेस पता ना हो, आपको वापस भेजना पड़ेगा। खैर, यहां पर सबसे एक इंपॉर्टेंट चीज हमारे लिए जानना जरूरी है कि जो कैंप की हम बात कर रहे हैं ना, इस कैंप पर आखिरकार है कौन। देखिए, यहां पर जो ब्रेकअप अगर आप देखोगे 270 पर्सन्स का, इसमें से 103 रोहिंग्या। अच्छा, मैं आपको बता दूं, ये 270 पर्सन्स को 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। सबसे पहला कैटेगरी मैं आपको बताता हूं इसमें कौन कौन है। इसमें है 103 रोहिंग्या, 32 चिन पीपल। रोहिंग्या और चिन पीपल आपको पता ही होगा कि म्यांमार में ये जो चिन स्टेट है जिसका बॉर्डर भारत के साथ सटता है, तो ये आपको चिन स्टेट देखने को मिलेगा। फिर इसके नीचे यहाँ पर काफ़ी बड़ी आबादी रोहिंग्यास की रहती है, जो आपका बांग्लादेश में एंटर किए थे जब म्यांमार में पूरा युद्ध चल रहा था, सिविल वॉर चल रहा था, तब ये एंटर किए थे, और फिर कहीं ना कहीं उधर से होते हुए भारत एंटर किए थे। तो यहाँ पर ये जो रोहिंग्यास और चिन हैं ये बेसिकली म्यांमार के हैं। फिर इसके अलावा यहाँ पर
एक इंडिविजुअल ऐसा है जो कि सेनेगल से बिलोंग करता है। ये अफ्रीका के अंदर, वेस्ट अफ्रीका के अंदर एक कंट्री है छोटा सा सेनेगल, वहां से बिलोंग करता है। तो इन लोगों के ऊपर, ये 103 रोहिंग्यास, 32 चिन पीपल, इनके ऊपर फॉरेनर्स एक्ट के वॉयलेशंस का आरोप है, सिटीजनशिप, पासपोर्ट एक्ट का वॉयलेशंस है। मतलब ये गलत तरीके से भारत में रह रहे हैं। तो अब इन लोगों का क्या होगा पहले मैं आपको बताता हूं। मतलब इन लोगों का पहले सजा जो सुनाया गया है, इनको प्रिजन में रहना पड़ेगा। जब ये पूरा अपना सजा कंप्लीट कर लेंगे तब इनको ट्रांजिट कैंप से डिपोर्ट किया जाएगा, मतलब इनके देश वापस भेजा जाएगा। तो एक तो कैटेगरी ये हो गई 270 में से। फिर बाकी के जो 133 पर्सन बचे, इनको एक्चुअली फॉरेनर ट्रिब्यूनल्स जो आसाम में है, जो एक क्वासाई जुडिशियल बॉडी है, कोर्ट की तरह काम करता है, इन्होंने 133 पर्सन्स को फॉरेनर्स डिक्लेयर किया हुआ है। और इस ट्रिब्यूनल के अंदर दो तरीके के केसेस आए थे। एक तो ऐसा था कि जो बॉर्डर पर पुलिस है ना, जैसे मान लो बीएसएफ है, वो किसी को पकड़ती है तो उनको पेश किया जाता है इस फॉरेनर ट्रिब्यूनल के सामने कि देखिए हमने इसको पकड़ा है, ये भारतीय नहीं है। फिर दूसरे ऐसे हैं जिन्होंने अपना नाम इलेक्टोरल रोल में लिखा रखा था, वोटर लिस्ट में नाम लिखा रखा था, लेकिन एक्चुअल में वो इंडियन नहीं थे, वो गलत तरीके से लिखा रखे थे, तो उनको फॉरेनर ट्रिब्यूनल के सामने पेश किया जाता है। तब यहां पर इनके द्वारा डिसाइड होता है कि क्या ये इंडियन है कि फॉरेनर है। तो 133 जो हैं, जो इस समय पर्सन्स हैं इस डिटेंशन कैंप में, उनको फॉरेनर्स डिक्लेयर किया हुआ है। खैर, यहां पर मैं आपको बता दूं, आसाम सरकार का कहना है कि इस 133 में से 70 ऐसे लोग हैं जिन्होंने कबूला है, जिन्होंने माना है कि हां वो बांग्लादेशी सिटीजन्स हैं। जी हां, इन्होंने ऑलरेडी एक्सेप्ट कर लिया है 133 में से 70 लोगों ने कि ये बांग्लादेशी सिटीजन्स हैं, और उन्होंने अपना एड्रेस भी दे दिया है कि बांग्लादेश में हम यहां पर रहते हैं। फिर इसके अलावा यहां पर इनमें से 70 में से एक को ऑलरेडी बेल भी दिया जा चुका है। लेकिन बाकी के 63 का क्या? ये वही 63 हैं जिस पर आसाम सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को यह बोला कि हमें इनके एड्रेस का नहीं पता, और इसीलिए ये पूरा प्रॉब्लम खड़ा हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने इसी 63 लोगों को लेकर सवाल उठाया है कि आप आखिरकार इनका करोगे क्या, क्योंकि ये लोग मानने को तैयार नहीं है कि ये बांग्लादेश से हैं। खैर, क्वेश्चन यहां पर यह आता है कि डिपोर्टेशन क्या ये बहुत आसान है, बहुत मुश्किल है? मतलब क्या प्रोसेस है डिपोर्टेशन का? क्या भारत को चैलेंज क्यों आ रहा है इनको वापस भेजने में? देखो, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट से रिलेटेड इश्यूज हैं। मतलब अगर आसाम सरकार चाहे भी तो खुद से कुछ नहीं कर सकती। अल्टीमेटली ये चीजें डिप्लोमेटिक इश्यूज में आते हैं और मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स को सारी चीजें देखनी होती हैं। तो यहां पर जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उनका रोल बढ़ जाता है। और साथ ही साथ ये बोला गया एक्सपर्ट्स के द्वारा, इन सभी केसेस में यहां पर सबसे पहले वो जो इंडिविजुअल्स हैं उनका वेरिफिकेशन होता है नेशनैलिटी का। जैसे कि मैंने आपको बताया ना, 133 में से 70 लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया है कि वो बांग्लादेशी हैं, तो उनसे पहले वेरीफाई किया जाता है, उनका एड्रेस लिखा जाता है, और फिर वो वेरिफिकेशन मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स को भेजा जाता है राज्य के द्वारा। और मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स क्या करती है, फिर दूसरे देश के एम्बेसी के साथ टच में आती है, उनके एम्बेसी को भेजती है कि देखिए इतने इंडिविजुअल्स हमारे पास हैं। तो जब वहां से चीजें कंफर्म हो जाती है तब राज्य को बताया जाता है कि हाँ, ये जो एड्रेस आपने दिया था ये करेक्ट है, ये सारे लोग वहीं से बिलोंग करते हैं। और फाइनली राज्य क्या करती है, उन लोगों को बीएसएफ को सौंप देती है, और जो बीएसएफ है वो दूसरे कंट्री के पैरामिलिट्री को ये जितने इंडिविजुअल्स हैं उनको दे देती है। फिर वो लोग दूसरे देश चले जाते हैं। मतलब जैसे मान लो भारत में जैसे बीएसएफ है जो हमारे बॉर्डर की प्रोटेक्शन करती है बांग्लादेश इंडिया का, उसी प्रकार से जीबी मतलब बीजीबी है बांग्लादेश की पैरामिलिट्री फोर्स। तो बीएसएफ क्या करेगी, उन लोगों को बीजीबी को सौंप देगी, और फिर बीजीबी जो है बांग्लादेश की पैरामिलिट्री फोर्स वहां पर उन लोगों को सेटल कर देगी अपने ही देश में। ठीक है, लेकिन बाकी केसेस में क्या, बाकी केसेस में प्रॉब्लम यही आता है कि यहां पर पता नहीं है कि ये जो कुछ लोग हैं, ये जो 63 पीपल हैं, वो अपना एड्रेस तो बता नहीं रहे हैं। ऑल्दो मैं आपको बता दूं, यहां पर आसाम का ये कहना है और साथ ही साथ मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का ये कहना है कि ये लोग बांग्लादेश से ही बिलोंग करते हैं, लेकिन ये एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। तो यहां पर अब प्लानिंग ये है कि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स को आसाम सरकार एक फॉर्म भेज देगी फिल करके, और बस वहां पर लिख देगी कि बांग्लादेश, मतलब ये बांग्लादेश से हैं, उसमें एग्जैक्ट एड्रेस मेंशन नहीं किया जाएगा। तो यहां पर प्रोसेस आगे चलेगा, लेकिन अगेन बहुत मुश्किल है कि आखिरकार उनको एक्सेप्ट कैसे किया जाएगा। मतलब देखिए, बांग्लादेश की सरकार को जब हम बताएंगे कि देखिए इस एड्रेस पर आपके देश में ये रहता था, तब तो बांग्लादेश की सरकार को एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि हाँ ये वहीं से बिलोंग करता है। लेकिन जब ये लोग मानने को ही नहीं तैयार हैं कि हम बांग्लादेश से बिलोंग करते हैं, तो बांग्लादेश की सरकार किस बेसिस पर इनको लेगी
लेगी, वापस लेगी? ये बड़ा सवाल खड़ा होता है और इसी को लेकर पूरा जो घमासान है इस समय सुप्रीम कोर्ट के अंदर चल रहा है। और देखिए फाइनली कंक्लूजन ये निकलता है कि अभी के लिए जो सॉलिसिटर जनरल है मेहता साहब, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को ये बोला है कि हम मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के साथ बैठेंगे और एक सोल्यूशन निकालने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये स्टेट का मैटर नहीं है, ये मैटर आ जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में। और यहाँ पर यह भी बोला गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा आसाम सरकार को कि जो पूरा डिपोटेशन का प्रोसेस है उसको आप इमीडिएटली स्टार्ट करिए, इसको और डिले मत करिए। तो देखते हैं आगे इसको लेकर क्या प्रोग्रेस होता है। बट आई होप कि इस वीडियो के माध्यम से यहाँ पर जितनी भी जानकारी थी डिपोटेशन से रिलेटेड जो भारत में हो रहा है वो आपको समझ में आ गया होगा। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आप सभी के लिए, क्या बता सकते हो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्राइटेरिया फॉर डिफाइनिंग एन इलीगल इमिग्रेंट इन इंडिया? मतलब अगर भारत में कोई इलीगल इमिग्रेंट है तो उसको डिफाइन करने के लिए इनमें से कौन सा वो क्राइटेरिया नहीं है, नॉट, आपको बताना है। इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। अगर आपको पीडीएफ है तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, हमारा जो संपूर्ण बैच है दोस्तों, इसको जरूर देखिएगा, लिंक कमेंट सेक्शन में, और आपको यूज करना है ये कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। एंड आई होप की वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।